हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट। तो ये बहुत ही रॉ पॉडकास्ट होने वाली है। इसमें हम सीधी सीधी बकचोदी लगाया करेंगे और सीधी सीधी बातें किया करेंगे और कोई मरता मराता पॉप कल्चर का फ़ैन हमें मिल गया तो आपके साथ उसके साथ डिस्कशन भी कर लिया करेंगे। लेकिन जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ पॉप कल्चर के फ़ैन तो बहुत दूर की बात है। कोई सी को बड़ी मुश्किल से मैं वीडियो या कोई मूवी ही दिखा दूँ तो बड़ी बात होती है। जितनी मुश्किलों से मैं लोगों को मूवीज़ और टीवी सीरीज़ दिखाता हूँ, मेरा ही मानना है कि मैं जैसे लोगों को हाइप अप करता हूँ आने वाली मूवीज़ के लिए और दूसरी वेब सीरीज़ जो भी आ रही होती हैं, सुपर हीरो या और भी फिक्शनल नॉन फिक्शनल करेक्टर्स और जो भी पॉप कल्चर से रिलेटेड जो कुछ आ रहा होता है उसके लिए लोगों को मैं खुद जा के उनके पास उन्हें खबरें दे रहा होता हूँ और लोगों को इस चीज़ के लिए हाइप अप करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे हमेशा डिसअपॉइंटमेंट ही मिलती है। यानी कोई हाइप अप होना तो बड़ी दूर की बात है, लोग मुझे कहते हैं पा ना पड़े तो वक्त न पड़े, ये चीज़ों के पीछे पै जाना तू बंदिया। लेकिन फिर क्या करूँ यार, मुझे तो चीज़ें पसंद है तो मैं इन्हें छोड़ तो नहीं सकता ना, चाहे जो भी हो जाए। तो हेडिंग टूवर्ड्स आवर पॉडकास्ट, तो पहले तो ये बैकग्राउंड वगैरह को छोड़ें और आगे लगाएं सब चीज़ों को और सिर्फ मेरे कंटेंट पे तवज्जो दें जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से। और क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो पॉप कल्चर और सुपर हीरो कम्युनिटीज़ वाली जो और मूवी रिव्यूज़ वाले जो ऑडियंस होती हैं वो थोड़ी सब्र वाली होती है और वो चीज़ों को इर्द गिर्द की चीज़ों से ज़्यादा अपने क्रिएटर की बातों को ज़्यादा तवज्जो से सुनती है और क्रिएटर्स की बातों को ज़्यादा मलहूज़े खातर लाती है। हमारी ये जो ऑडियंस होती है ये काफ़ी अच्छी ऑडियंस है और हमारे साथ बातें भी अच्छी खासी कर लेती है और अपने क्रिएटर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी रहती है और अपना अपना सा जो फीलिंग आती है वो अपनी फीलिंग करवाती भी है। अपना अपना सा मुझे याद आया, ये मेरी बहुत बुरी आदत है अपना अपना से कहने की। मेरी पिछली वीडियोस में भी बहुत बुरी ये चीज़ें हैं। तो हेडिंग टूवर्ड्स सबसे पहले बात करते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। तो परफेक्ट, सबसे पहले नॉन स्पॉइलर रिव्यू पर जाएंगे, फिर उसके बाद स्पॉइलर पर बातचीतें होंगी और बातें होंगी, फिर आगे बढ़ेंगे और दूसरी भी बकचोद लगाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ही है। तो पर जेम्स गन ने तो पहले ही कह दिया था कि ये लास्ट है और गार्डियंस का जो है सब खत्म होने वाला है। गार्डियंस का सफ़र, सॉरी टू से बट गार्डियंस का ये आखिरी ही एडवेंचर होगा। जो पहले उन्होंने खबरें और थोड़े वगैरह स्टेटमेंट वगैरह दी थी कि रॉकेट इस पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी का हिडन प्रोटैगनिस्ट है, यानी हिडन हीरो है। वो हिडनली तौर पे इस पूरी फ्रेंचाइजी का हीरो है और वो ये हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया भी गया और इमोशंस के साथ फन को भी पूरा मज़े का टेक लिया गया। और जिस तरह हमें पूरी एक फैमिली की वाइब दिखाई गई कि खून का रिश्ता ना होते हुए भी वो एक दूसरे की किस कदर करते हैं। और नेब्यूला जो थी वो पूरे गार्डियंस की गार्डियन बनी हुई थी और सबको इंस्ट्रक्शन भी देती थी, बात बात पे टोकती थी वालदैन की तरह। और इसी तरह चीज़ें चलती जा रही थी और फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें फिट भी हुई। एडम वॉरलॉक का करैक्टर भी आया। मतलब मूवी एक परफेक्ट थी। हाँ, मेरे लिए तो थी ये बेस्ट मूवी सिंस एंड गेम के बाद ये सबसे हाईएस्ट है मेरी। हाँ, हालांकि दूसरे पॉप कल्चर फैंस के लिए नो वे होम इससे ऊपर हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैंने अपने बचपन में टॉम हॉलैंड और थोड़ा बहुत कहीं एंड्रयू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन देखा था, जबकि टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन की मैंने जो थी बैग्स पर फोटोज़ वगैरह ही देखी थी। कभी मैंने मूवीज़ देखनी मुझे ऐसा इत्तेफाक हुआ नहीं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी थी नहीं, तो मुझे वो इतना ज़्यादा नॉस्टैल्जिक लगा नहीं। हालांकि था, लेकिन इतना ज़्यादा नॉस्टैल्जिक मेरा एलिमेंट उससे अटैच नहीं था कि मुझे वो इतना सरप्राइज़ कर देता जितना मुझे गार्डियंस ने किया। क्योंकि गार्डियंस की मैंने तीनों मूवीज़ देखी हैं, उनके साथ मैं पूरी तरह से अटैच हूँ। ग्रूट की स्टोरी, रॉकेट, स्टार लॉर्ड, मैंटिस, ड्रैक्स। हालांकि ड्रैक्स जो कि एक डम करेक्टर दिखाया गया जिसे फन टेक के लिए रखा गया, लेकिन उसकी जब रिडेम्पशन आर्क और पूरी करेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी हुई। भाई अब ये कहना पड़ रहा है कि जेम्स गन के डीसी जो है वो अच्छे सेफ हैंड्स में है, क्योंकि जेम्स गन की ये आदत है कि वो अननोन करेक्टर्स को पॉपुलर कर देता है, उनके साथ ऐसा खेलता है कि आप
पता नहीं चलता कब आप हंसते हंसते रो रो देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप किस कदर इन करैक्टर से कनेक्ट हो गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही इस मूवी में भी हुआ, इमोशंस पर बहुत ज़्यादा खेला गया और मैं भी एक आध बार रो पड़ा था। वो बताऊंगा कि कौन कौन सी जगह पर। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ऑफ मुझे लगा जो था एडम वारलॉक का करैक्टर। एडम वारलॉक का जो करैक्टर था, हालांकि बच्चा दिखाया गया था, नेक्स्ट मूवीज़ के लिए सेटअप तो किया है, लेकिन वो जो उसका थोड़ा सा रिडेम्पशन था ना, मतलब वो एक रिडेम्पशन आर्क जो किसी भी ऐसे करैक्टर्स का रखते हैं डिज्नी वाले, डिज्नीफाइड करके। हालांकि उसके साथ एक प्रॉपर रीज़न भी थी कि वो अभी बच्चा है, वो अभी बच्चा है, अभी अभी अपने इनक्यूबेटर से निकला है। तो जिस वजह से था, लेकिन रिडेम्पशन आर्क थोड़ा सा ऑफ लगा एंडिंग में, लेकिन फिर भी वो मेक सेंस तो करता था, इतना ज़्यादा बुरा नहीं। लेकिन हाँ, एक और बात जो राइटिंग में मैं कहूँगा, राइटिंग ब्रिलियंट थी, लेकिन कहूँगा करैक्टर्स जो थे वो अपनी फीलिंग्स दिखा भी रहे थे और बता भी रहे थे। मतलब वो गुस्सा है तो चीख रहा है बंदा, हालांकि गुस्सा वो मन ही मन में अपने ऐसे शक्ल पर भी गुस्सा बना रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से चीख भी रहा है, एक दूसरे को टोक भी रहे हैं और चाह भी नहीं रहे हैं कि वो ये बात करें, तो डबल डबल तरफ होगी। लेकिन फिर भी मूवी बहुत ही एक परफेक्ट पे ऑफ देती थी मूवी, परफेक्ट पे ऑफ दिया मूवी ने, और बहुत अच्छा करैक्टर्स के साथ खेला भी गया। और जेम्स गन की जो एक्शन थी वो भी मज़ेदार एक्शन, कोरियोग्राफी, राइटिंग स्किल्स और जो सॉन्ग्स थे, आया है जेम्स गन की तो हमेशा से यही आदत है कि वो सॉन्ग्स को बहुत परफेक्टली डिज़ाइन करता है मूवीज़ के सिनेरियोज़ के हिसाब से, वो कि आप ना चाहते हुए भी झूमने लग जाते हैं। मैं तो भाई झूमने लग गया था। वो जो था लास्ट में भी जो सॉन्ग हुआ, जो सारा जहाँ पर भी था, अभी बताता हूँ मैं। तो अगर आप क्या चाह रहे हैं, ये देखने आए हैं कि मूवी देखनी चाहिए ये नहीं, तो भाई जाके देखो, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं अभी तक आप? इतनी देर में तो मैं 3-4 बार देख लेता हूँ मूवीज़ जाकर, हैं। तो अभी अभी जाएं और जाकर देखें, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी है और थिएटर एक्सपीरियंस भी है। और हालांकि पूरे मल्टीवर्सल सागा से कोई इसका लेन देन है नहीं, लेकिन फिर भी एक परफेक्ट जेम्स गन एंड परफेक्ट मार्वल मूवी, जो कि पिछले डेढ़ एक फेज से हमें ऑफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब बहुत अच्छी तरह से जेम्स गन की वजह से उस चीज़ को रिवाइव कर दिया गया है। तो अब मार्वल को चाहिए कि 2-4 ऐसी कुछ और मूवीज़ दे, ताकि जो ऑडियंस है उनका इंटरेस्ट वापस बन जाए इस मूवी मार्वल में। क्योंकि पिछले 1.5 साल में मार्वल की जो हुई है ना, थोड़ी बहुत बुरी हालत चल रही है, जिसकी वजह से जो लोगों के दरमियान पॉपुलैरिटी है वो थोड़ी कम हो रही है। देन अब हम उसकी बात करते हैं, स्पॉयलर्स अलर्ट, हैशटैग स्पॉयलर अलर्ट। तो स्पॉयलर्स पर बात करते हैं। तो स्टोरी सीधा यही है कि जो थे ना सॉरी यार, मेरा गला ख़राब है, तो कर लेना जैसे तैसे मैनेज। तो स्टोरी यही थी कि पूरे के पूरे ट्रेलर्स ने हमें गुमराह करने की कोशिश की है। यानी कि मैंने वो 80-90 हज़ार जो टीवी क्लिप्स थे वो तो मैंने नहीं देखी थी। हाँ, अलबत्ता पहले 2 ट्रेलर्स ही मैंने देखे थे, जो कि 2 आए थे। वही ट्रेलर्स देखने से मेरा यही बना था पर्सपेक्टिव के मूवी होगी रॉकेट की, और रॉकेट की थी, लेकिन वैसे थी नहीं, क्योंकि थिएटर्स ने ट्रेलर्स ने हमें थोड़ा सा गुमराह किया था और थोड़ा मिसलीड करके हमारी तवज्जो कहीं इधर उधर करवाने की कोशिश की थी। लेकिन जो कि मार्वल मूवी के साथ होता है कि ट्रेलर कुछ और कह रहे होते हैं, लेकिन मूवी तो कुछ और ही निकल के आती है। बिल्कुल वैसे ही था। तो शुरू में यही हुआ कि एडम वारलॉक को हाई एवोल्यूशनरी ने भेजा कि वो रॉकेट को लेकर आए 89G13, जो कि उसके इस प्रोजेक्ट का नाम था, जिसे हाई एवोल्यूशनरी ने बनाया था। वो रॉकेट रकून ही था। तो उसने उसे लेने के लिए भेजा ताकि उसे उसका माइंड चाहिए था। तो फिर इसी के साथ साथ वहीं पर फाइट के दौरान जो है रॉकेट जो है वो बेचारा इंजर्ड हो जाता है और बड़े ही मुश्किल हालात में पड़ा रहता है। तो उसी को बचाने के लिए उसका कोई सोर्स कोड और चीज़ें लगाने के लिए पूरा एडवेंचर है पूरे गार्डियंस का, और इसी के साथ हाई एवोल्यूशनरी के साथ भी, और देन एडम वारलॉक के साथ भी, और उसके साथ जो पूरे वो सॉवरेन थे और पूरी जो सॉवरेन की आयशा थी उसके बारे में भी, और देन सारी स्टोरीज इकट्ठी चलती रहती हैं। और इसके साथ हमें
पूरी की पूरी रॉकेट की बैकग्राउंड स्टोरी भी बताई जाती है और उसका पूरा का पूरा पास जो कि पहली मूवी से हिंट किया जा रहा था वो हमें दिखाया गया, और क्या परफेक्टली तौर पे वो रिटर्न था। बड़ी जगह मुझे रोना भी है। सबसे पहली बार तो मुझे वहाँ पे रोना आया था जहाँ पर वो लोग चाहे कैद में भी थे, वो लायला और फ्लोर और तीसरे का नाम मुझे भूल गया, जो भी थे वो बड़े खुश थे। हालांकि जहाँ भी थे वो, हालांकि वो थे तो कैद में, लेकिन वो खुश थे। लेकिन बेचारों को जैसे ही रॉकेट ने छुड़ाने की कोशिश की तो हाई एवोल्यूशनरी ने पहले लायला को तो गोली मारी, और फिर जैसे वो मुड़ के पीछे देखा तो वो दोनों मर चुके थे। दैट हिट्स, मुझे बहुत बुरा हिट किया था उस चीज़ ने, और मेरी आंखों में बाकायदा आंसू आ गए थे उस वक्त। एंड देन उसके बावजूद भी जो आखिर में जो सीन हुए, और जब एंड में लग रहा था कि स्टार लॉर्ड जो है वो मर जाएंगे, लेकिन उन्हें वो फिर एडम वार्लॉक ने बचा लिया। तो वहाँ पर, और देन जब सारे गार्डियंस कह रहे थे कि हम अपने अलग-अलग एडवेंचर्स पर अपने घरों की तरफ निकल रहे हैं, तो वो मेरे लिए काफ़ी हार्ट फेल्ट और हार्ट ब्रेक था कि मैं अब गार्डियंस को आखिरी बार देख रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट ये वाले गार्डियंस नहीं होंगे। हाँ, अलबत्ता नई टीम उन्होंने सेटअप कर दी है पोस्ट क्रेडिट्स और मिड क्रेडिट सीन में तो आगे वाली गार्डियंस की टीम होगी तो सही, लेकिन ये गार्डियंस नहीं होंगे जिनमें स्टार लॉर्ड, ग्रूट, गमोरा, नेब्यूला, मैंटिस, ड्रैक्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा सब कुछ है। हालांकि स्टार लॉर्ड की स्टोरी उन्होंने आगे की है कि स्टार लॉर्ड विल रिटर्न, तो क्या स्टार लॉर्ड की मूवी आएगी या डिज्नी प्लस शो आएगा, ये तो देखने वाली बात है। मैं चाह रहा हूँ कि मूवी आए, क्योंकि जैसे ही बात आती है डिज्नी प्लस शोज़ की तो मार्वल के 2 शोज़ के अलावा तो मुझे कोई भी इफेक्टिव शो नहीं लगे, जिनमें एक तो मून नाइट है और पहले नंबर पे लोकी। और लोकी वाली, अगर लोकी वाला जो है क्वालिटी बरकरार रखनी है तो शायद हो सकता है कि डिज्नी प्लस पे आप करें, नहीं तो बाकायदा मूवी ही बनाएं ताकि थोड़ा सा बजट भी हो और थोड़ी क्वालिटी भी अच्छी रहे। देन हाँ, यही था पूरे के पूरे गार्डियंस का पे ऑफ, और जिसकी इस वक्त से बात हो रही थी वो तो शुक्र है कोई मरा नहीं। बस ये बात है कि कोई मरा नहीं, सबसे अच्छी बात ये निकली। मैं तो आखिर तक ये कह रहा था पता नहीं किसने मर जाना है अभी, पता नहीं ग्रूट मर जाएगा, पता नहीं कौन मर जाएगा, पता नहीं ड्रैक्स की बारी आ रही है, या पता नहीं नेब्यूला की, या पता नहीं मैंटिस की, या पता नहीं स्टार लॉर्ड। लेकिन एक वक्त को तो लगा था कि स्टार लॉर्ड मरा, अब मरा, अब मरा। बिल्कुल योंडो की तरह उसकी हालत होने वाली थी, सूझ सूझ के फलुआ बनने वाला था कि वो बचा लिया एडम वार्लॉक ने उसे। देन यही थी आज की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। तो वेरडिक्ट यही है, वेरडिक्ट इज अ परफेक्ट गार्डियंस गुड बाय मूवी। ठीक है, पूरी तरह से स्टोरी को तो नहीं, लेकिन अब प्रॉपर एंडिंग हो जाती है मूवी की, जिससे पूरी की पूरी इस फ्रेंचाइजी की, जिससे पता चल रहा था कि जेम्स गन अब नहीं लौटने वाले। हम मिस तो करेंगे जेम्स गन के इस राइटिंग और डायरेक्टिंग स्टाइल को, लेकिन हम कब तक ही एक चीज़ पर अटके रहेंगे और उससे बढ़ने की बात नहीं करेंगे। जैसे अभी तक रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एज आयरन मैन बहुत लोग कंसीडर करते रहते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ कि स्टोरीज़ का एंड होना चाहिए और हमें नई नई स्टोरीज़ और नए नए लोगों के पर्सपेक्टिव देखने को मिलने चाहिए। तो यही थी गार्डियंस पर डिस्कशन। देन अब हम अगली बात पर बढ़ें तो हॉलीवुड में कांड हो चुका है ब्रो। हॉलीवुड में राइटर्स गिल्ड ने हड़ताल कर दी है। आओ जी कर लो बात, स्ट्राइक पर चले गए हैं। वो कह रहे हैं तुम लोग हमें पैसे देते हो कम और पूरी पूरी 8 की 8 एपिसोड्स हमसे लिखवा लेते हो और उन्हें एक साथ ही एयर कर देते हो, जिसकी वजह से हमें एड रेवेन्यू जो होती है उसके साथ रॉयल्टी रेवेन्यू बोनस वो नहीं मिल पाता, और हम ऑस्कर्स और एमी अवार्ड्स लेने जा रहे होते लेकिन हमारे पास रेंट भरने के पैसे नहीं होते। तो पूरा जो राइटर्स गिल्ड है हॉलीवुड में, वो राइटर्स गिल्ड मेरा मतलब पूरे 10,000 कितने, हाँ 10,000 राइटर्स का एक पूरा ग्रोह है जो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं और अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं। अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन्होंने बड़े बड़े स्टूडियोज़ और प्रोडक्शन हाउसेस के सामने कुछ चीज़ें रखी कि उन्हें 400 मिलियन रुपीज़ दे दिए जाएं ईयरली, पता नहीं, हाँ ईयरली 400 मिलियन दिए जाएं ताकि वो जो उनके राइटर्स हैं उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, और जो ये पैसे होंगे वो सारे प्रोडक्शन हाउसेस मिलकर दें। और इसके साथ उन्होंने कहा कि ये जो 8 या 12 एपिसोड की सीरीज़ होती है ये एक बंदा नहीं बल्कि
3 बंदे मिलकर लिखा करेंगे, 3 या 4 बंदे, ठीक है, ताकि अच्छी अमाउंट, हेल्दी अमाउंट सबको मिले और सबका गुजर बसर चलता जाए। और इसी तरह से जो प्रोडक्शन हाउसेस वाले, उन्होंने कहा सिर्फ हम 90 मिलियन ही देंगे, ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते, तो जिसकी वजह से उन्होंने स्ट्राइक किया है। क्योंकि ये स्ट्राइक पहले भी हुई थी 2008-9 में, तो उस वक्त पूरे 100 दिन तक ये स्ट्राइक चली थी और बहुत सारी मूवीज़ जो थी वो डिले हो गई थी। और अभी मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द इन चीज़ों का कोई पे ऑफ निकल जाए। और हालांकि मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि राइटर्स को उनका हक भी मिले, क्योंकि राइटर्स बहुत ही मेहनत करते हैं। एक मूवी अगर वेल रिटन ना हो तो थॉर लव एंड थंडर इनटू थॉर लंडर की तरह हालत हो जाती है। टाइका वाइटिटी हमसे दूर रह जाइए, हैं टाइका वाइटिटी प्लीज़ दूर रह लीजिए। हम पहले ही ये जो आक्रामक संकरक बर्दाश्त कर चुके हैं ना, ये बहुत हो चुका है। तो वही बात कर रहा हूँ कि अगर वेल रिटन मूवी ना हो तो बहुत बुरा होता है, जो कि पहले भी हमने 1000 बार देखा है, जो कि थॉर लव एंड थंडर में भी था। अगर हम ये बात करें एंड गेम की, अगर एंड गेम वेल रिटन ना होती तो एंड गेम का जो परफेक्ट जो फाइनल बैटल थी, वो फाइनल बैटल ने किस तरह बचाया पूरी की पूरी एंड गेम को। अगर आप देखें, अगर एंड गेम में वो फाइनल बैटल ना होती तो बहुत बुरे वाली पिटने वाली थी। लेकिन वो वेल रिटन और स्मार्ट राइटिंग ही जिसे कहेंगे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा वो हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज़ में भी आई और एक पीढ़ी को, एक पूरी पीढ़ी को, डिकेड्स ऑफ पीपल और एक पूरी की पूरी जनरेशन को सुपर हीरोज़ का फ़ैन बना दिया और एक नए बार सेट की सुपर हीरो वर्ल्ड में। और मैं खुद भी, हालांकि मैं पहले एज ऑफ अल्ट्रॉन वगैरह से थोड़ा बहुत तो था, लेकिन इन्फिनिटी वार से कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हुआ इन चीज़ों में, जिसके साथ मैंने थोड़ी बहुत कॉमिक्स भी पढ़ी और अभी तो मैं एनिमेज वगैरह की तरफ भी जा रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि राइटर्स वगैरह को उनका हक मिले। तो ये जो पहले हुई थी 2008-9 में स्ट्राइक, तो उसमें काफ़ी सारी मूवीज़ कैंसिल हुई, काफ़ी सारी मूवीज़ पोस्टपोन हुई थी। अगर ऐसा ही चला तो मूवीज़ फिर से पोस्टपोन होंगी, और पहले ही मार्वल की मूवी इस कदर पोस्टपोन और आगे बढ़ चुकी हैं। तो ये काम तो ख़राब है। तो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और राइटर को उनके हक दीजिए प्लीज़। मैं ये नहीं कह रहा कि राइटर्स के उनके हक छीन लिए जाएँ, उन्हें उनके हक पूरे दीजिए, क्योंकि उन्होंने भी तो लुआ बाला करके अपने घर का चूल्हा जलाना होता है, उन्हें पूरी फैमिली को पालना होता है, उनके घर वालों की उन पर एक्सपेक्टेशंस होती हैं जिन्हें उन्हें फुलफिल और ओवरकम करना होता है। एंड कुछ बातें करते हैं हमारे अपने लॉलीवुड की। तो लॉलीवुड में आजकल ईद पर आई थी 5-7 मूवीज़ इकट्ठी, जो कि हमारी गंदी आदत है हमेशा की तरह कि ईद पर ही सारी की सारी मूवीज़ रिलीज़ कर देते हैं और फिर बर्बाद होकर बैठ जाते हैं, जिनमें एक आध तो चल जाती है लेकिन बाकी जो हैं वो बेचारी फ्लॉप के खाते में जाती हैं। बिल्कुल वैसा ही हुआ MBG जो है, मनी बैक गारंटी, उन्होंने तो 16-17 करोड़ कमा लिए हैं, जो कि हेल्दी अमाउंट है पाकिस्तान की मूवीज़ की। इतनी ही चलती हैं हमारी नॉर्मल मूवीज़, 15, 16, 30, 40 करोड़ तक जाती हैं, जो कि 15-16 करोड़ कमा लिया। और हुए तुम अजनबी भी काफ़ी ठीक चल रही है, लेकिन उसके साथ जो दादल और जो 2-4 और मूवीज़ रिलीज़ हुई थी, उन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया बॉक्स ऑफिस पर, और इस तरह से प्रोड्यूसर्स का कॉन्फिडेंस भी लूज़ होता है। इसलिए सबको एक 2-2, 3-3 वीक्स के डिले, तो वीक्स के जो होते हैं ना वक्फे से मूवीज़ को रिलीज़ करना चाहिए, ताकि सबको प्रॉपर स्क्रीन टाइम मिले और लोग देखने भी जाएं मूवीज़ को। लेकिन वो मैं फिर से कहता हूँ, पाकिस्तान में ये जो टोटल थोड़ी सी स्क्रीन्स और 50-60 थिएटर से क्या चलेगा ब्रो। यहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट है पूरा, लेकिन यहाँ पर एक थिएटर नहीं है। इसके बावजूद पूरा डिवीज़न भावलपुर में एक भी थिएटर नहीं है। मुझे जाना पड़ता है 70 किलोमीटर का सफ़र करके मूवी देखने के लिए, मुल्तान में वलियों के शहर मुल्तान में पूरा 70 किलोमीटर का सफ़र करके जाना पड़ता है मूवी देखने। और इसके लिए भी मुझे जो है पाई जोड़नी पड़ती है पूरे 3-4 मंथ, तब जाके 700-800 रुपये की मैं मूवी देख पाता हूँ। फिर से वही मैं कह रहा हूँ, मूवी के प्राइस थोड़े कम कर दें और थिएटर्स बढ़ा दें तो बहुत अच्छा बिजनेस हो जाएगा थिएटर्स वालों का भी। हाँ, उसके साथ थोड़ी कंट्रोवर्सी भी चल रही है। शान शाहिद जो हमारे लीडिंग सुपरस्टार, जो हाहा वाली मूवीज़ के हीरो भी काफ़ी ज़माने से रह चुके, उसके बाद उन्होंने काफ़ी अच्छी मूवीज़ भी दी हैं, लेकिन अभी उन्होंने मनी बैक गारंटी पर थोड़ा सा कहा था कि ये मूवी अननेसेसरी तौर पर फ़नी है और 45 सेकेंड्स का यूफोन का ऐड लग रहा है। ब्रो, आपकी अपनी मूवीज़ बहुत ज़्यादा फ्लॉप जा रही हैं और जो मूवीज़ अच्छी जा रही हैं उन्हें आप बुरा कह रहे हैं। भाई मूवीज़ लोगों को यही चीज़ें हिट कर रही हैं,
फन एलिमेंट और थोड़ा बहुत मूवी अपना खुद का ही मजाक उड़ाया। तो उन्हें सबको पता था कि मूवी जो है वो स्टाइल जो है मनी हाइस्ट और दूसरी चीज़ों से कॉपी है, लेकिन वो प्रमोशन में भी तो यही कह रहे थे कि बिल्कुल न्यू इवेंट है जो कि डिफरेंट मूवीज से उठाया गया है। बिल्कुल वैसे ही वो मतलब मूवी सेल्फ अवेयर थी कि वो खुद की ही लेने पे तुली हुई थी मूवी के, हाँ भाई हम ये चीज़ कॉपी कर रहे हैं और धड़ल्ले से कॉपी कर रहे हैं और बता कर कॉपी कर रहे हैं। ऊपर उन्होंने बड़े बड़े हरूफ में लिख कर और पूरे टाइटल्स में लिख के बताया था कि हम डिफरेंट मूवीज़ और डिफरेंट सीरीज से ये चीज़ें कॉपी कर रहे हैं और आप हमारे इस पर स्टाइलिस्टिक और फनी अप्रोच को देखने के लिए आएंगे और लोग वही देखने के लिए जा रहे हैं। और जिस पर उस मूवी के डायरेक्टर ने थोड़ा सा कहा है कि आपने शायद मूवी देखी नहीं है जो इस तरह की बातें कर रहा है, आपको पहले मूवी देख लेनी चाहिए उसके बाद इस तरह की बातें करनी चाहिए। देन रिसेंटली सिनेमा कॉन भी हुआ था हॉलीवुड में, तो उसकी बात करी जाए तो सिनेमा कॉन काफ़ी अच्छा गुजरा। उसमें जो था काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ के ट्रेलर्स भी आए एंड उसमें एक नया ट्रेलर आया द फ्लैश मूवी का, जिसके साथ पूरा का पूरा DCU पहले DCU था, अब DCU है जेम्स गन वाला, वो पूरा का पूरा रीबूट होगा। और ये इस मूवी के जो थी प्रॉपर स्क्रीनिंग भी हुई, हालांकि अनफिनिश्ड वर्जन था लेकिन वो स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन ये साल डेढ़ पहले ये मूवी हज़ारों बार स्क्रीनिंग्स में दिखाई जा चुकी है, स्पेशल स्क्रीनिंग में, और हर बार इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं जो कि ट्रेलर्स देखने से मालूम भी पड़ता है कि बहुत ज़्यादा पैसे भी लगाए गए हैं मूवी पर और स्टोरी तो बवाल होने ही वाली है। स्टोरी भी बहुत कमाल होने वाली है क्योंकि फ्लैश पॉइंट कॉमिक्स पर बेस्ड है। अभी मैंने शुरू ही किया फ्लैश पॉइंट कॉमिक भी, क्योंकि इतनी तो मेरी उम्र है नहीं कि मैं अब एनिमे और क्या इनका कॉमिक्स का 14 बनता फिरूँ, तो थोड़ी बहुत शुरू करके मैं जितना टाइम मिलता है पढ़ लेता हूँ। और बात करें दूसरी तरफ दूसरे ट्रेलर्स वगैरह की, तो फ्लैश का ट्रेलर भी आया था और ऊपर से बारबी का ट्रेलर निकला था, नहीं बारबी का नहीं आया था। हाँ, पूरी जो थी वार्नर ब्रॉस वालों की वो जो टीम थी ना, वो उन्होंने रंग बिरंगे और नीले पीले हरे गुलाबी के पिंक कलर के कपड़े पहने हुए थे, जिसकी वजह से वो बारबी की प्रमोशन कर रहे थे और इस मूवी को बड़ा ग्रैंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं मार्गोट रॉबी के साथ। क्यूट तो है बच्ची, चलो। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ बात करें सोनी के पैनल की, तो सोनी वालों ने जो था एक स्नीक पीक या कह लें ट्रेलर रिलीज़ किया है क्राइव द हंटर का। तो उसका जो क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन निकल कर आया है वो थोड़ा बहुत बवाल और मज़े का लग रहा है, क्योंकि वहाँ वो कह रहे थे कि जो है डिस्क्रिप्शन में बता रहे थे कि क्राइव द हंटर वो जो मूवी होगी वो R-रेटेड होने वाली है। और उसमें बता रहे थे कि क्राइव द हंटर ने किसी बंदे का नाक खाया और कैमरे पे थूक दिया। बस अगर ऐसी R-रेटेड और खून खराबा निकला है तो मज़े आ जाएंगे यार। वहाँ पर वो खून की धारियाँ बह रही होंगी, आए 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 मज़े आ जाएंगे। पता नहीं ये खून वगैरह और मूवीज़ में देखने का क्यों मुझे इतना शौक है, या सबको ही शौक होता है R-रेटेड मूवीज़ देखने का। भाई मैं हूँ अडल्ट, R-रेटेड मूवीज़ देख सकता हूँ, किसी ने रोकना नहीं है मुझे। और दूसरी तरफ बात करें और भी काफ़ी सारे जो थे, राइज ऑफ बीस्ट का ट्रेलर एक न्यू आया था, ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ बीस्ट, और देन गॉडजिला एक्स कॉन्ग भी रिलीज़ हुई थी और उसका प्रमोशन किया गया था और थोड़ा सा उसका जो था टाइटल रिलीज़ किया गया था। जो शायद सिनेमा कॉन में भी था या नहीं था, लेकिन उसी वीक में ही था जो कुछ भी था, क्योंकि लास्ट वीक में इतने ज़्यादा ट्रेलर्स आए कि बताना मुश्किल हो रहा था कि किस पर बात की जाए और किस पर ना बात की जाए। देन फिर वही थोड़े बहुत कल परसों जो थे फ्लैश का के 2-4 पूरे, मेरे ख्याल में 3 या 4 उसके पोस्टर्स भी आए हैं, जो कि देखने में तो काफ़ी कूल और मज़े के लग रहे हैं। बस होप सो कि मूवी भी बहुत अच्छी हो और मैं फिंगर क्रॉस्ड है इस मूवी को देखने के लिए और नए DCU के लिए भी, ताकि हम जेम्स गन की राइटिंग और दूसरी चीज़ों को बहुत अच्छे तरह से देखना शुरू कर दें और पूरी तरह से पूरा रिवाइव हो जाए पूरा DCU, और ये रिबूट भी बहुत अच्छे से मुमकिन हो पाए और देखने में मिले कि नए करेक्टर्स में कौन कौन से जो हैं वो एक्टर्स कास्ट किए जा चुके हैं और होने वाले हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सुपरमैन कास्ट, क्योंकि हेनरी कैविल के जाने के बाद
थोड़ा बहुत ख़राबी तो हुई ही है। और जो लोग हैं वो या तो हेनरी कैविल के सपोर्टर हैं या वो कह रहे हैं हम जैक स्नाइडर के सपोर्टर हैं। कोई समझ नहीं आ रही, डीसीयू के असल सपोर्टर कहाँ मर गए हैं, ये सिर्फ नेट पर ही बैठे होते हैं। और जब मूवी आती है शज़ैम जैसी अच्छी मूवी को भी ये लोग बर्बाद कर देते हैं और फ्लॉप करवा के रख देते हैं। और फिर जैकरी लवाई भाई खुद ही लेने बैठ जाते हैं और मूवीज़ की खुद ही लेने बैठ जाते हैं। और मूवी का डायरेक्टर भी कहना शुरू कर देता है कि मूवी अच्छी नहीं थी फलान था, हालांकि मूवी काफ़ी ही अच्छी थी। कम अज़ कम इतना कह दूँ, एंटमैन एंड वास्प क्वांटमेनिया से तो अच्छी थी मूवी, मैं कह सकता हूँ। एंटमैन से और थॉर लंडर से भी अच्छी थी। थॉर लंडर मेरे मुंह से यही निकलता, क्या कहूँ मैं, थॉर लव एंड थंडर। एंड वही है कि होप सो कि सब चीज़ें अच्छी हो जाएं। और मेरे ख्याल में एक और बात मेरे जहन में आ रही थी जो कि अभी निकल चुकी है। यही मुझे गंदी आदत है जो कि मैं अपने टॉपिक्स नहीं लिख के बैठता। तो होप सो कि आपको आज की वीडियो इतनी ही पसंद आई हो। 27-28 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो मेरा ये पॉडकास्ट ऐसे ही आता रहेगा वीकली या हफ्ते में 3-4 दिन के बाद एक एपिसोड। तो मोस्टली तो हम यही कहेंगे कि वीकली एक एपिसोड आ जाए, आपको पूरे वीक के इंफॉर्मेशंस और नई नई खबरें देती जाएं। तो होप सो, फिंगर्स आर क्रॉस्ड कि आप हमें अच्छा वो दें पीछे से सॉरी बहुत बुरा लफ्ज़ निकला है। आप हमें अच्छा सपोर्ट करें तो हम भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाएंगे और इसी तरह आपके साथ कंसिस्टेंसी से बने रहेंगे। तो अब मैं जो वापस आया हूँ तो मेरा जाने का मूड तो है नहीं, बस यही दुआ करूँगा कि आपका भी मुझे भेजने का मूड ना हो। तो जल्दी जल्दी मेरा वॉच टाइम और सब्सक्राइबर कंप्लीट कराएं ताकि देखने में भी लगे कि बंदा कमिटमेंट है बंदे की अपने काम से। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट वीक इसी पॉडकास्ट की सेकंड एपिसोड में मिलेंगे ताकि हम नई खबरों पर आपसे डिस्कशन और आपके जो एक्सपर्ट या नर्ड ओपिनियंस हैं वो जानने की कोशिश करें। तो कमेंट सेक्शन को भर दीजिए अपने ओपिनियन से और वीडियो को इतना लाइक कीजिए कि मज़े आ जाएं और एल्गोरिदम फट जाए पूरी की पूरी तरह, ठीक है ना। तो इसी के साथ एज ऑलवेज कीपिंग कूल, आई एम GMY एंड आई विल नेवर मेक यू फूल। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।